मज़े में ना। हाँ, मज़े में ही रहना है दोस्तों। अब तो क्या है कि अब तो मज़े नहीं तो फिर क्या, कोई भी स्टॉक प्राइस लो, अच्छे स्टॉक लिए हो तो बल्ले बल्ले और न्यारे वारे हैं, नहीं लिए हो तो हम हैं ना। आपके स्टॉक सही है या गलत, एक कंप्लीट एनालिसिस दूंगा और उसके बारे में आप सोचिए खुद से कि हाँ क्या मेरा स्टॉक सही है कि नहीं। बस आपको क्या करना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तभी तो पहुंच पाएगा कि हाँ सर ये इन्फॉर्मेशन सही है या करेक्ट है या रॉन्ग है, ये आपको डिसाइड करना है। मैं तो केवल किसी भी कंपनी का एनुअल चार्ट, उसके ग्रोथ, उसकी बिजनेस मॉडल, रिवेन्यू या बैलेंस शीट या ये सब देख के आपको बता सकता हूँ, बट निर्णय तो आपको लेना है ना दोस्त। और निर्णय लेने से पहले हम कब बताएंगे, जब तक आप मेरे से पूछिएगा नहीं। वैसे मेरे एक प्यारे दोस्त ने पूछा था कि सर मुझे एक वो चलती फिरती कंपनी है उसके बारे में जानना है। चलती फिरती कंपनी मतलब ट्रांसपोर्टिंग कंपनी जो कि चल फिर रही है। तो उस कंपनी के बारे में आज हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। उसका रिवेन्यू कैसे जनरेट होता है, उसका क्या है, तो सब चीज़ जानेंगे एक एक करके, उसमें कोई दुराय नहीं। और अंत में मैं अपना शेयर करूंगा कि मुझे क्या लगता है उस कंपनी के बारे में, क्या मैं उसमें स्टेक लेना चाहूँगा या स्टेक नहीं लेना चाहूँगा, और लेना चाहता हूँ तो किन रीजनों के कारण वो तो मैं बता ही दूंगा, यदि नहीं लेना चाहता तो वो किन रीजनों के कारण वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो एक एक करके मैं चालू करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कंपनी का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का, ऑफशोर, इनशोर का, ये सब सारे बिजनेस है इसका। ये वो है GE शिपिंग करके, जो कि द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। आप इसे BSE और NSE किसी पे भी ढूंढ सकते हैं। देखिए दोस्त, जो स्टॉक हमेशा चर्चित होते हैं, जो स्टॉक ज़्यादा इन्वेस्टर के नज़र में होते हैं, वो कभी भी इंक्रीज नहीं करते। आप सोचोगे कि वो मल्टीबैगर होगा, सब बोल रहे हैं सब बोल रहे हैं, वो मल्टीबैगर नहीं होता। वही स्टॉक मल्टीबैगर होता है जिस पे कम लोगों का नज़र होता है, जिसके फंडामेंटल अच्छे हों, जिसका बिजनेस अच्छा हो और जिसमें इन्वेस्टर ज़्यादा नज़रें न गड़ाए हों। तो वैसे कंपनी को ढूंढना है अपने को। तो जानते हैं क्या वैसी कंपनी है या नहीं फिलहाल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी का आउटलुक क्या है, कंपनी स्टार्ट कैसे हुई, कंपनी का पर्पस क्या था, कंपनी ड्रिवन कैसे हुई, कंपनी का मैनेजमेंट पास्ट में कैसा रहा, क्या कंपनी आगे भी अच्छी कर पाएगी कि नहीं, ये सारे चीज़ हम देखेंगे आउटलुक में। ये कंपनी स्टार्ट कैसे हुई, कंपनी अपने वर्क को कैसे इंप्रूवमेंट करती गई हर ईयर बाई ईयर। सेकेंड चीज़ में देखेंगे कि कंपनी रिवेन्यू कैसे जनरेट करती है, तो कंपनी कैसे रिवेन्यू जनरेट करती है। तो फर्स्ट और ट्रांसपोर्ट में हम देखेंगे कि ड्राई एंड पेट्रोलियम का क्या क्या वेटेज है, ठीक है, कि वो क्या मंगवाती है। फिर देखेंगे कि फ्यूचर, जहाँ की हम पूरा वर्ल्ड बात कर रहा है कि 0% कार्बन इमिशन, ठीक है, इसमें यहाँ पेट्रोलियम और ड्राई ये सारे चीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है क्या फ्यूचर में, ये हम देखेंगे इस सिचुएशन में। फिर देखते हैं कि आजकल जो कोल्ड वार छिड़ा हुआ है पूरे कंट्री में, चाहे वो चाइना और ताइवान इन्फ्लिक्ट हो या रसिया यूक्रेन हो, तो इस सिनेरियो में इस कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा। मेक इन इंडिया का जो दौर चल रहा है, इसमें कैसा सिचुएशन हो सकता है इस कंपनी का, क्या इंपोर्ट घटेगा, तो कंपनी क्या करेगी आगे चल के, ये सारे चीज़ हम इस चीज़ सिनेरियो में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि कंपिटेंसी कैसी है इस कंपनी की, क्या इस सेक्टर में ज़्यादा प्लेयर तो नहीं है, क्या इससे बड़े प्लेयर तो नहीं है, इस सेक्शन में हम कंपिटेंसी देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि स्टॉक प्राइस एक्चुअली दो चीज़ से मूव करता है, एक फंडामेंटल्स और सेकंड टेक्निकल। तो फंडामेंटल हम देखेंगे कि हाँ फंडामेंटल क्या करेक्ट है, क्या फंडामेंटल सही है कंपनी के या कहीं डगमगा रहे हैं। फिर हम देखेंगे टेक्निकल, यदि हमें शॉर्ट टर्म में लेना है तो क्या करना है, लॉन्ग टर्म में लेना है तो क्या करना है, तो वो टेक्निकल व्यू में देखेंगे। और अंत में मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा, ठीक है, कि हाँ मुझे क्या लगता है कंपनी में, कि हाँ मैं बाय करूंगा या सेल करूंगा, यदि बाय करता हूं तो किन कारणों से, सेल करता हूं तो भी किन कारणों से। ये सारे चीज़ हम वन बाय वन आपके सामने शेयर करेंगे एक ब्रीफ डिस्कशन के साथ, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। तो चालू करते हैं कंपनी के आउटलुक से। जी दोस्तों, आउटलुक समझने से पहले हम फिर से एक बार बता देते हैं कि आउटलुक समझना ये मत समझिए कि सर कंपनी का हमें हिस्ट्री से क्या लेना है, हमें कोई हिस्ट्री का एग्जाम तो नहीं देना कि इस कंपनी का वो देना, या इंटरव्यू तो नहीं देना। बट दोस्त ये चीज़ ज़रूरी है कि आप ये समझ लीजिए कि आउटलुक में हमें ये देखने को मिलता है कि क्या कंपनी सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल पाती है या नहीं, क्या कंपनी बढ़ते हुए दौर पे अपने आप को किसी और चीज़ में शिफ्ट कर पाती है कि नहीं, क्या कंपनी के डिमांड और सप्लाई यदि घटते हैं तो क्या अपने बिजनेस को एक यू टर्न दे पाती है कि नहीं। ये सारे चीज़ आपको आउटलुक में दिखते हैं, जिसमें पता चलता है कि नहीं कंपनी का मैनेजमेंट एक सही डायरेक्शन में काम कर रहा है। कंपनी का रूढ़िवादी सोच नहीं है। रूढ़िवादी मतलब कि हाँ ठीक है मेरा ये धंधा है, भले ही लोग
इस ट्रेंड से गुजर चुके हैं या ये चीज़ अब फॉलो नहीं हो रहा है, फिर भी हम उसी पे चिपके हुए हैं। ये जिस कंपनी के आउटलुक में दिखा, सबसे पहले काम करना है कि उस कंपनी को भूल जाना कि हाँ इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जो ऐसी कंपनी रही है वो विदिन 3 और 4 ईयर्स बहुत अच्छा से भी चल रहा है ना धंधा, लेकिन उसका ऐसा आउटलुक होगा तो वो 4 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक है ना, किसी भी चीज़ को अपना एक शिफ्टिंग होता है ना। देखो कभी भी हम बाइक चलाते हैं तो ये तो ज़रूरी नहीं कि 1 नंबर में स्टार्ट किए तो 1 नंबर में ही पूरा जर्नी तय कर लेंगे, 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और ये भी नहीं है कि 4 नंबर पकड़ा दिए तो फिर 1 नंबर नहीं आएंगे। तो ये एक कुशल ड्राइवर होने का एक परिपक्वता दिखाता है कि आपका जैसा सिचुएशन है उस टाइप से आप गियर चेंज करो। तो इस आउटलुक में हम यही देखने का कोशिश करते हैं क्या कंपनी अपने गियर को अप एंड डाउन सही सिचुएशंस में कर पाती है कि नहीं कर पाती, की है या नहीं की पाई। यदि की है तो उसके आउटलुक के बाद ही हम किसी कंपनी के अगले किसी फीचर्स को हम देखेंगे। यदि इस चीज़ में हम नहीं दिख रहा है कंपनी में तो देन फिर हम उस कंपनी से बहुत दूर रहते हैं, मान लो कोसों दूर रहते हैं। तो इसलिए आउटलुक बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी के जानने के लिए। तो चालू करते हैं। एक्चुअली ये जो कंपनी है वो 1992, एच एम आई राइट, देन 1992 में ये कंपनी जो है स्टार्टेड हुई थी, जबकि गवर्नमेंट के द्वारा इसे अप्रूवल मिला था। तो इस समय जो अप्रूवल मिला था तो इसे केवल और केवल क्या कोल ट्रांसपोर्टेशन का, किस चीज़ का मिला था, तो कोल ट्रांसपोर्टेशन का। उस समय पावर प्लांट और ये रिन्यूएबल ये सब के उतने डिमांड नहीं थे। देन उस समय कोयले की ही ज़्यादा मांग होती थी किसी भी थर्मल, और अपना इंडिया उस समय इतना भी कोल इंडस्ट्री और कोल माइंस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं था। अब तो चलो ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे कि 92 में गवर्नमेंट के द्वारा ये कोल के द्वारा ये कंपनी स्टार्ट हुई थी कोल ट्रांसपोर्टेशन से। देन 2001 में इसने पेट्रोलियम का भी, ठीक है, पेट्रोलियम का भी अप्रूवल लिया। पेट्रोलियम का अप्रूवल लेने से क्या हुआ कि इसके जो फीचर्स हैं वो बढ़ गए। देखिए डिमांड केवल कोल, यही तो हमें आउटलुक में देखना है कि ठीक है कोयले का जो है वो चीज़ कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन, तो इंक्रीज किस चीज़ का हो रहा है, तो पेट्रोल और नेचुरल गैस तो इंक्रीज हो। तो कंपनी को थोड़ा सा भी देर नहीं हुआ कि नहीं ठीक है यदि कोयले का डिक्रीज हो रहा है देन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंक्रीज हो रहा है, चलो इस बिजनेस पे ट्राई करते हैं। यदि ये चीज़ रहता तो अभी ये क्या कंपनी चल पाती क्या, नहीं ना। तो इसलिए इस चीज़ को इसने कहा कि नहीं इस चीज़ को एक्सपांड करते हैं। तो ये कंपनी का बताता है कि कंपनी का जो माइंड है, जो मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ द मेंबर है, उनका कितना राइट वे में अप्रोच है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे कि 92 से 2001 में इसने पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को भी अपने ट्रांसपोर्टेशन में ऐड किया। और 2002 में अप्रॉक्स पेट्रोलियम वाले में 3 पायलट्स थे। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि कंपनी अपने आप को किस तरह से इम्प्रूवमेंट की है ईयर बाय ईयर, तभी तो हम पता कर पाएंगे ना कि नहीं हाँ यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो इस ईयर बाय ईयर फोरकास्टिंग जो है कि हाँ मेरा मनी जो है कहीं ना कहीं मल्टीपल हो सकता है, तभी ना कर पाएंगे। ऐसे तो नहीं है कि हाँ रख दिए मेरा मनी है चल तू मल्टीपल होके ही आएगा, बाप हो क्या तुम मनी के, नहीं ना। तो दोस्त आपका एनालिसिस ही बताता है कि आपके मनी कितने मल्टीपल होंगे। यदि आप सही एनालिसिस करते हो तो आपका मनी जरूर मल्टीपल होगा, नहीं करते हो देन कोई नहीं रोक सकता उसको डी मल्टीपल होने में। और 2004 में इसने पेट्रोलियम स्ट्रक किया। पेट्रोलियम स्ट्रक का मतलब कि ठीक है पेट्रोलियम तो है ही, पेट्रोलियम जो है नेचुरल गैस है, कोल का है, और जितने भी गैसेस हैं ठीक है उसको भी इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूडेड हुआ। इवन जितने भी वेस्टेज हैं, आप जानते हैं ना कि वेस्टेज ज़्यादा हो रहे हैं आजकल के उसमें, और गवर्नमेंट ध्यान भी दे रही है इस चीज़ को लेकर कि पॉल्यूटेंट जो है जितना कम हो। तो वेस्टेज में हम कितनी बार चीज़ देखते हैं कि लिक्विड वेस्टेज होता है, ऐसे वेस्टेज होते हैं जो कि रेडिएशन वेस्टेज होते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं पैक करके उसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये सारी चीज़ में भी इसने कहा कि ठीक है इसको भी हम कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई करते हैं। तो इस तरह से कंपनी स्टार्ट हुई और इस तरह से इसके वर्क जो है ईयर बाय ईयर इम्प्रूवमेंट होते हुए। ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं क्योंकि फिर आप ही कहते हो कि सर बहुत बड़ा वीडियो होता है, लेकिन हाँ यहाँ से आप एक चीज़ समझ सकते हो कि कंपनी को लगता है कि नहीं टाइम के अनुसार इस चीज़ का डिमांड बढ़ रहा है, देन ये चीज़ में एक्सपांसन करना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम सेकेंड में समझते हैं रिवेन्यू। तो जी दोस्तों देखिए हर कंपनी का एक सही वो पिक पॉइंट होता है कि नहीं इस सेक्शन में ये कंपनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नहीं समझ में बताते हैं एग्जाम्पल से। किसी का आउटलुक आप देख के कहोगे कि नहीं इसका जो
ट्रेंडिंग है, इसका जो बिजनेस है वो ईयर बाय ईयर अपने आप ग्रोथ कर रहा है। जैसे कोलगेट एक ऐसा कंजम्पशन है कि आपको लगभग हर हाउस में आपको कोलगेट के यूजर्स मिल जाएंगे। और चाहे आप कोई भी चीज़ करके लाओ ना यार, कोई भी चीज़ आप डेवलपमेंट करके लाओ, कोलगेट वो डेवलपमेंट करता है, और चूंकि उसकी मार्केट शेयर इतनी अच्छी है, इतना पकड़ है कि वो उसी चीज़ को इम्प्लाई कर देता है और फिर से वो कोलगेट का ही एक ब्रांड बन जाता है। तो ये कोलगेट का आउटलुक देख के आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। किसी किसी चीज़ का रिवेन्यू देख के आप इन्वेस्ट कर सकते हो कि नहीं, इसका रिवेन्यू कितना शानदार जनरेट हो रहा है, तो चलो इससे इन्वेस्ट करते हैं। कभी कभी हम बात करते हैं यदि फ्यूचर का कि नहीं, अभी जैसे मान लीजिए कि अभी हम देख रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस पे ज़्यादा जोर कर रही है, तो डिफेंस का फ्यूचर रहेगा। तो इस यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डिफेंस का जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें फ्यूचर सेक्शन को देख के हम उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकायदा ये सब चीज़ को भी देखेंगे, ऐसा नहीं है नहीं देखेंगे, लेकिन इस सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हुए हम डिफेंस सेक्टर को इन्वेस्टिंग आइडियाज़ में रख सकते हैं अपने। बात करते हैं कॉम्पिटेंसी। अब कहोगे कि सर कॉम्पिटेंसी देख के कौन इन्वेस्ट करता है दोस्त, बट आप मान लो कॉम्पिटेंसी देखना सबसे सरल और सबसे अच्छा होता है इन्वेस्टिंग करने के लिए। कैसे? किसी भी स्टॉक को ले लो, यदि कोई भी स्टॉक का मोनोपोली होगा उस बिजनेस में तो आप इन्वेस्ट करोगे कि नहीं? बहुत सारे हैं, पीडीलाइट, लाइक पीडीलाइट एक तरह से उसका मोनोपोली है, आईएक्स है, बीएसई है, डुओपोली है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ क्या देख रहे हो? कॉम्पिटेंसी देख रहे हो। लेकिन जब हम बहुत बड़े मेटल सेक्टर में आते हैं तो मेटल सेक्टर में आप टाटा पे इन्वेस्ट कर सकते हो क्या बिना सोचे समझे? क्योंकि वहाँ उसकी मोनोपोली नहीं है। तो हर सेक्शन का एक नज़रिया होता है। कॉम्पिटेंसी, स्टॉक प्राइस, किसी भी कंपनी का जो नया कंपनी है, ठीक है, भले ही उसका कोई भी चीज़, चलो ठीक है, वो कॉम्पिटेंसी भी कंपटीशन भी है, बट उसका ग्रो अच्छा है, उसका नेटवर्थ अच्छा जा रहा है, नेट प्रॉफिट अच्छी जा रही है, तो आप इस सेक्शन में देख के इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हर कंपनी का एक अच्छा सेक्शन होता है कि नहीं, इस चीज़ में इस कंपनी का पकड़ है। तो हम बात कर रहे हैं जीई शिपिंग का, जो कि हम देखेंगे कि उसकी फ्यूचर देख के हो सकता है कि आपका मूड बने कि हाँ इसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम स्टॉक प्राइस देख के हम बात करेंगे कि नहीं, हाँ इसमें इन्वेस्टिंग किया जा सकता है। बट अभी जब हम बात कर रहे हैं वो है रिवेन्यू। तो रिवेन्यू दो तरह से आता है, एक ड्राई एंड सेकेंड किसी से, पेट्रोलियम से। देखो दोस्त, यदि हम ड्राई की बात करते हैं तो $10,000 जो है, ठीक है, वो पर डे चार्ज करती है कंपनी, जब भी ड्राई पर वेसल, ठीक है, यहाँ पे वेसल्स, मतलब एक वेसल्स का एक दिन का चार्ज $10,000 पर डे चार्ज करती है कंपनी ट्रांसपोर्टिंग का। लेकिन जब हम पेट्रोलियम की बात करेंगे तो वो इंक्रीज होके $25,000 पर डे वेसल्स पे इंक्रीज करती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जितनी भी लिक्विडिटी है, ठीक है, वो कंपनी को ज़्यादा वो दे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, थोड़ा कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होगा टैंकर और इस चीज़ में, बट आप ये देखो कि ये 10,000 से 25,000, तो यहाँ जितना प्रॉफिट कंपनी को होगा। यदि हम आगे चल के देखेंगे कि क्या पेट्रोलियम वाला ट्रांसपोर्टेशन इस कंपनी के पास ज़्यादा है या ड्राई वाला पोर्शन ज़्यादा है, यदि ड्राई वाला पोर्शन ज़्यादा होगा तो कंपनी का प्रॉफिट कहीं ना कहीं डिक्रीज होते हुए दिखेगा। बट जब हम देखेंगे कि पेट्रोलियम के उसमें ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये हम देखेंगे कि हाँ इस कंपनी का जो रिवेन्यू है वो कहीं ना कहीं हमें इंक्रीज होते हुए दिखेगा। ये बात हम करेंगे फ्यूचर्स में, ठीक है, बट फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये चीज़ें आती हैं। अब बात करते हैं जब हम फ्यूचर्स में, तो फ्यूचर्स में आपको पता होगा कि जो वार इन्फ्लेक्शन जितने भी कंट्री है, चाहे वो चाइना यूक्रेन हो या रसिया, सॉरी चाइना ताइवान हो या रसिया यूक्रेन हो, तो इसमें कई बार बैंड सेंसन ये सब चीज़ की बातें आती हैं। बट ये सब की जब भी बातें आएंगी तो उसमें कहीं ना कहीं भारत को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो क्या है, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार मेरा है, मतलब उसे किसी से दुश्मनी नहीं है, तो उस पर बैंड नहीं होगा। मान लीजिए दो कंट्री लड़ भी गए तो वो एक मीडिएटर इंडिया उस दोनों बीच में रहेगा, तो उससे क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन जो भी होगा वो इनडायरेक्ट वे में इंडिया को आएगा और इंडिया से वो ले सकता है। तो इस सिनेरियो में जैसे मान लीजिए कि आपका रसिया है, रसिया भी एक पेट्रोलियम है, तो कि गुडविल है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस कंपनी को कहीं ना कहीं पेट्रोलियम का ट्रांसपोर्टेशन मिल सकता है। और थर्ड पॉइंट जो हम जानते हैं कि जब भी मेक इन इंडिया की बात आती है तो ऐसा तो चीज़ है नहीं कि सारा चीज़ हवाई में उड़ के चला जाएगा हर लोगों के पास। कई ऐसे चीज़ होते हैं जो कि एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट बाय शिप होते हैं।
तो ये मेक इन इंडिया जब आगे बढ़ के बहुत अच्छा चलेगा तो भारत से एक्सपोर्ट्स भी होंगे, तो एक्सपोर्ट्स होंगे तो जो पहले के प्लेयर होंगे वो कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट को लेके जाएंगे। तो ये सारे चीज़ हम देखेंगे कि फ्यूचर्स में कितना शानदार काम करता है। अब बात करते हैं कि इसके एक्सपेक्शनल डिमांड्स होंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे कि हाँ ठीक है ये पेट्रोलियम है, ये ड्राई है, बट हम जब बात करेंगे कि नहीं 0% कार्बन इमिशन, ये कंपनी के लिए डिसएडवांटेज है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इमिशन करता है, बट इसके बिना कोई चांस भी तो नहीं ले सकते ना कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ठीक है। यदि कोई रिन्यूएबल एनर्जी आती है तो ये कंपनी अपने आप को भी उस तरह से ढाल लेगी। लेकिन जब हम 0 कार्बन इमिशन की बात करते हैं तो आपको मालूम होगा कि भारत एक यूरेनियम और थायरोनियम कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा स्टोरेज है इंडिया के पास। तो जब इसकी ट्रांसपोर्टेशन की बात आएगी तो ये कंपनी को सबसे बिग बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि 0% कार्बन इमिशन में यूरेनियम, थायरोनियम ये सब जो हैं ये कहीं ना कहीं बिग बेनिफिट मिलने वाली है। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, टाइडल पावर की बात करें, तो ये सारे चीज़ जब वर्ल्ड में एक तरह से बढ़ते हुए दौर में देखे जाएंगे तो इस कंपनी को एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट की तरह से आप देख सकते हैं। मेक इन इंडिया हो ही गया, तो ये सारी चीज़ें ओवरव्यू में समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ आपको फ्यूचर्स में इस कंपनी, मुझे तो लगता है कि नहीं इस कंपनी का, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन देखो यार, ट्रांसपोर्टेशन तो नेसेसरी है हर चीज़ का। आजकल तो और लोग आलसी हो गए हैं तो आजकल ऑर्डर करने लगे। आप नेचुरल और डेली लाइफ में जब देखोगे ना तो ट्रांसपोर्टेशन देखोगे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे इसके फ्यूचर्स जो है, डिमांड सप्लाई, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। और ये भी आप देख रहे हैं कि अदर कंट्रीज से कुछ जो है स्टेप, और गवर्नमेंट भी सही है ताकि वो अपना सेटअप कर पाए। अदर जितनी भी कंपनीज हैं यदि वो सेटअप करती हैं तो उनको इन्वायरमेंटल वो क्लीन चिट, उसके बाद लैंड का एक्विजिशन करने में कहीं ना कहीं अब गवर्नमेंट जो है अपना कदम आगे की तरफ दिखा रही है। तो उसमें क्या होगा कि जब बाहर से कंपनी इन्वेस्टेड होंगे तो वो एक्सपोर्ट करेंगे अदर कंट्रीज में, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कॉम्पिटेंसी की। तो देखो दोस्त, इस सेक्शन में कॉम्पिटेंसी तो है, ठीक है, अभी भी है, बहुत सारे तो नहीं कह सकते बट है। लेकिन इसमें कॉम्पिटेंसी हम ये कह के नहीं कर सकते कि नहीं ठीक है इतने ही कॉम्पिटेंसी है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कि कभी भी कोई चीज़ लॉन्च हो सकती है, कोई भी प्लेयर आ सकता है आसानी से, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की किसी भी लाइन में आप ठीक वो लेने में ज़्यादा समय नहीं लगता और कोई भी प्लेयर आ सकता है। तो इसमें हम कॉम्पिटेंसी को ना देखते हुए, इसमें 2 पॉइंट, एक फ्यूचर तो आप समझ ही गए। अब आते हैं स्टॉक प्राइस, जिसमें हम फंडामेंटल्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। देखिए फंडामेंटल्स जब सही रहते हैं ना तो टेक्निकल आपको बिल्कुल सही दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल्स का रिफ्लेक्शन है टेक्निकल, ठीक है। तो फंडामेंटल्स में हम देखते हैं कि इसका जो डेट है वो 3715 करोड़ है, ठीक है, कितना 3715 करोड़, और कैश जो है वो 1848 करोड़ है। तो ये देख रहे हैं कि ठीक है कंपनी के पास डेट तो है बट रिजर्व भी 18 से 1900 करोड़ के करीब रखा हुआ है। तो कंपनी को यदि कहीं ज़रूरत पड़ती है डाइल्यूट करने का पैसा तो कंपनी के पास उतने रिजर्व हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी का CAGR जो है 3 साल की बात करें तो 33.5%, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। 33.5% किसी भी कंपनी का CAGR हमें तो लगता है कि बहुत अच्छा नंबर माना जाएगा। आपको क्या लगता है आप ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी पी जो है वैल्यूएशन, अभी क्या हम इसको बाय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो वो एक पी देखने पर एक सही आपको ओवरव्यू मिल जाता है, जो कि 7 से भी भीतर है, यानी 6.5 है। तो इससे बढ़िया वैल्यूएशन तो मुझे नहीं दिख रहा है। अब क्या 0 पे लोगे? तो 6.5 वैल्यूएशन, यदि पी देखते हैं कि 6.5 है, वो अपने प्रीवियस पी भी देखोगे यदि पी चार्ट पे, तो उससे भी मुझे बेहतर दिखा 6.5 की। और रही बात नेट प्रॉफिट की या ROCE की, तो ये हमें 27.5%। तो सारे फंडामेंटल्स मुझे बहुत अच्छे लगे। यदि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड करें और FII, तो इनमें भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होते हुए दिखा है मुझे। तो मुझे इसका फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छा लगा। टेक्निकल मान लो कि हम 4.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे सकता हूँ मैं, टेक्निकल भी बहुत शानदार है। तो दोस्तों मेरे तरफ से क्या राय है वो तो मैं बताऊंगा ही, बट ये ग्रेट ईस्टर्न कंपनी कभी भी आपको जो भी मैं अपना एनालिसिस बताता हूँ वो एक एनालिसिस मैं अपने तौर से बतलाता हूँ। हो सकता है कि थोड़ा सा वाइस्ड हूँ, यदि मुझे कोई कंपनी अच्छी लगती है तो थोड़ा सा उसका पॉजिटिवनेस ज़्यादा बता सकता हूँ।
तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा आप अपना भी एनालिसिस ज़रूर करें। और हाँ, यदि मैं बताता हूँ कि नहीं इस चीज़ को मैं बाय करूँगा या सेल करूँगा, तो वो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि हाँ आप भी बाय या सेल करो उस चीज़ को। वो आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, आपकी कैपिटलाइजेशन कैसी है, वो आप पे निर्भर करती है। बट मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ केवल, मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। फिलहाल मुझे ये द ग्रेट ईस्टर्न कंपनी एक फ्यूचर्स के लिए अच्छी कंपनी लगती है, और आगे चल के हो सकता है कि 1 वीक या 2 वीक में मैं इसमें अपना होल्डिंग ज़रूर देखूंगा, जितना हो, क्योंकि मेरा मानना है कि कभी भी किसी चीज़ में 100% होल्डिंग से नहीं बढ़ना चाहिए। यदि आपको ट्रिगर्ड वे में हमेशा बाय करनी चाहिए। यदि आपको मान लीजिए कि 500 शेयर ही लेना है, तो फर्स्ट में 125 एक ट्रायल में दो, उसके बाद लगा कि नहीं ये कंपनी एक अच्छी ग्रो कर रही है। देखो यार, हमेशा लूजिंग अमाउंट पे कभी भी एवरेजिंग मत करना। तो यदि कंपनी ग्रो कर रही है, देन फिर 125 आप उसमें शेयर से ऐड करो, फिर उसके बाद 125, फिर उसके बाद 125, और एग्जिट भी ऐसे रिवर्सल में आप कर सकते हो यदि आपके पास कोई कंपनी है और आपको लगता है कि नहीं ये कंपनी खराब है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ये द ग्रेट ईस्टर्न कंपनी, में भी मैं बता ही चुका हूँ कि ये मेरा ओपिनियन है, और सॉरी ओपिनियन नहीं है कि मैं आपको जो हूँ बताऊँ कि नहीं आप खरीद लो या बेच लो या रखे हो तो रखे रहो। बट हाँ, मैं इस कंपनी को लेकर थोड़ा सा एग्रेसिव हूँ, और हो सकता है कि मैं अगले वीक तक मैं इसे बाय भी करूँ। थोड़ा सा वेट एंड वॉच पे रखा हूँ, बट कुछ ना कुछ परसेंटेज वाइज मैं शेयर्स इसमें लूँगा। आप क्या कंपनी आपको कैसी लगती है, आप एनालिसिस करके और बताना कि हाँ ठीक है कंपनी मुझे अच्छी लगती है या गलत है। गलत है तो किस वायदे से गलत है ये मुझे भी पता चला। तो आज का एनालिसिस यहीं पर द ग्रेट ईस्टर्न कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन समुद्री सैर कराने के बाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे स्टॉक के साथ। हो सकता है कि क्या वो बाय हो या सेल हो, राइट अप्रोच हो या रॉन्ग अप्रोच हो। तो अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। चैनल्स को यदि सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। नहीं भी करोगे फिर भी मैं आपके साथ हाजिर रहूँगा अगले वीडियो अगले स्टॉक के साथ। थैंक यू।